एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए हसीन दिलरुबा नाम की एक फिल्म की कहानी लेकर आए हैं जो कि 2 जुलाई 2021 को रिलीज हुई है। इस फिल्म को 6.2 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 85% लोगों ने लाइक किया है। लेकिन अगर मैं इस फिल्म को लेकर अपने एक्सपीरियंस की बात कहूँ तो ये फिल्म शायद 9.8 या 9.9 जैसा कुछ डिजर्व करती है। इस कहानी में आपको विक्रांत मैसी, तापसी पन्नू और हर्षवर्धन राणे मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। कहानी की शुरुआत ज्वालापुर से होती है जहां ऋषभ सक्सेना की एक सिलेंडर ब्लास्ट में मौत हो जाती है और इस मौत को लेकर सबका शक रानी पर जाता है जो कि ऋषभ सक्सेना की बीवी है। असल में ऋषभ और रानी की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। इसके बाद हमें कहानी में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि ऋषभ जबलपुर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक इंजीनियर है। लड़के की गवर्नमेंट जॉब है, इसीलिए रानी के घर वालों को ऋषभ बहुत ज्यादा पसंद आता है। रानी भी 2 साल तक एक रिलेशनशिप में रह चुकी थी लेकिन वो रिलेशनशिप कुछ खास चला नहीं, इसीलिए वो दोनों ही अरेंज मैरिज के लिए मान जाते हैं। रानी जहाँ एक तरफ बहुत ज्यादा बोल्ड है वहीं ऋषभ बहुत ही ज्यादा भोला भाला है। पहली ही मुलाकात में रानी ऋषभ से अपने किचन का पंखा ठीक करवा देती है और साथ ही उसे ये बताती है कि उसे दिनेश पंडित नाम के एक क्राइम नॉवेलिस्ट के नॉवेल्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ऋषभ की माँ को एक घरेलू बहू चाहिए, लेकिन जैसे ही वो रानी से मिलती हैं वो ये बात तो समझ जाती हैं कि वो बिल्कुल भी घरेलू नहीं है। वो ऋषभ को भरपूर मनाने की कोशिश करती हैं कि रानी और उसकी बिल्कुल नहीं जमेगी, लेकिन ऋषभ कहीं ना कहीं इस बात पर अड़ जाता है कि उसे रानी से ही शादी करनी है क्योंकि उससे उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। दोनों ही तरफ से रिश्ते के लिए हाँ हो जाती है और ऋषभ भी रानी के लिए अपना कमरा सजाना शुरू कर देता है। वो दिनेश पंडित के नॉवेल्स पढ़ने के साथ साथ अपने हाथ पर रानी के नाम का टैटू भी बनवा लेता है। असल में कहानी की शुरुआत में जब उस ब्लास्ट में ऋषभ की मौत होती है तो उसी हाथ के जरिए सबको ये पता चलता है कि ये लाश और किसी की नहीं बल्कि ऋषभ की है। दोनों की शादी हो जाती है और दोनों साथ में रहना शुरू कर देते हैं। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस वाले रानी को इंटेरोगेट कर रहे हैं। रानी पुलिस वालों को बार बार यही कहती रहती है कि उसके पति की मौत में उसका कोई भी हाथ नहीं है। पुलिस वालों को इंटेरोगेट करते करते 2 महीने हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो रानी पर शक करना बंद नहीं करते। इसके बाद पुलिस वालों के पूछने पर रानी उन्हें अपनी शादी के बाद की कहानी बताती है। वो उन्हें बताती है कि किस तरह से जब वो दिल्ली छोड़कर ज्वालापुर शिफ्ट हुई थी तो उसे वहाँ का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। शादी की पहली ही रात जब वो ज्वालापुर पहुंची तो वहाँ पर तूफान आ गया। तूफान की वजह से उन लोगों के कमरे में पानी जमा हो गया जिसे जमा करते करते ऋषभ को काफी वक्त लग गया और रानी उसका इंतजार करते करते ही सो गई। शादी की अगली सुबह ऋषभ के साथ साथ उसके घर वाले भी रानी का इंतजार करते हैं लेकिन रानी बहुत ही ज्यादा देर से उठती है। फिर जब उसे खाना और चाय बनाने के लिए कहा जाता है तो वो उन्हें साफ कह देती है कि उसे ये सब काम ना आता है और ना ही उसे पसंद है, लेकिन अगर वो लोग उससे पार्लर का कुछ काम करवाना चाहते हैं तो उससे वो बखूबी कर सकती है। आखिर में जब रानी और उसकी सास की बहस होती है तो रानी अपनी सास को ओवर पावर करके उन्हें चुप करा देती है। दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं और एक रोज जब ऋषभ घर वापस आता है तो वो देखता है कि रानी ने उसके पिता का मेकओवर किया है। एंड ट्रस्ट में जिन जिन सीन्स में रानी उसके पापा का मेकओवर करती है वो सीन्स इस मूवी के सबसे बेस्ट सीन्स में से एक है। जहाँ एक तरफ ऋषभ अपनी ही बीवी को सेट करने के लिए अपने दोस्तों से टिप्स ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ रानी भी अपनी मम्मी और अपनी मासी से खूब बातें करती है। ऋषभ के दोस्त उसे कहते हैं कि उसे थोड़ा सा शेर बनकर रहना चाहिए ताकि उसकी पत्नी उसके कंट्रोल में रहे। तो वहीं दूसरी तरफ रानी की मम्मी और मासी उसे ये सलाह देते हैं कि उसे अपने पति को रिझाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर एक रात ऋषभ और रानी एक दूसरे के पास तो आ जाते हैं लेकिन ऋषभ बीच में ही नर्वस हो जाता है। अब रानी को उसके इस बात पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी मम्मी और मासी से बात करते हुए उसे फोन पर फुसकी कहकर बुलाती है। ऋषभ को अब रानी की बात सुनकर इतना ज्यादा बुरा लगता है कि वो जल्दी ही ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। अब कुछ दिनों के लिए उनकी बातचीत बंद हो जाती है लेकिन फिर एक रोज ऋषभ रानी को उसके नाराज होने की वजह बता देता है। रानी उसे बार बार रिझाने की कोशिश करती है लेकिन ऋषभ उससे दूरियां बनाकर रखता है। बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि ऋषभ ऑफिस तो जाता ही है लेकिन ऑफिस के बाद भी वो MBA का एक कोर्स ज्वाइन कर लेता है। रानी भी अब अकेले वक्त बिताना सीख ही रही होती है कि तभी एक रोज ऋषभ की MBA क्लासेस के बाहर वो उसे किसी लड़की से बात करते हुए देख लेती है। वो उस लड़की के पास जाकर ऋषभ को 4 बातें सुनाती है और साथ ही उसके सामने ही उन दोनों की सेक्स लाइफ पे डिस्कस करती है। ऋषभ जब घर वापस आता है तो वो रानी से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रानी को फोन पर देखकर ऋषभ को ये लगता है कि वो दोबारा अपनी माँ और अपनी मासी के साथ उसकी चुगली कर रही है।
रानी इस बार भी ऋषभ के पास जाती है और उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि एक गलत फहमी है, लेकिन ऋषभ इतना ज्यादा गुस्से में है कि वो अपनी हनीमून की गोवा की टिकट्स को फाड़ के फेंक देता है। इस बात पर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। ये वो कहानी थी जो कि रानी ने पुलिस वालों को सुनाई थी। अब कहानी में एंट्री होती है ऋषभ की पड़ोसन की। जब ऋषभ की पड़ोसन से ये पूछा जाता है कि ऋषभ और रानी के बीच में कैसे संबंध थे, तो वो पुलिस वालों को नील के बारे में बताती है। जब ऋषभ और रानी के बीच में झगड़ा चल रहा था, उन्हीं दिनों ऋषभ का कजिन नील उनके घर रहने आता है। असल में नील हर साल 1 महीने के लिए उनके घर रहने आता था, क्योंकि वो वहां पर रिवर राफ्टिंग के ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कराता था। जैसे ही नील और रानी एक दूसरे को मिलते हैं, नील की आंखों में उसके लिए झुकाव हमें साफ दिखाई देता है। वो धीरे धीरे उससे बात करना शुरू करता है और कहीं ना कहीं रानी भी उसे पसंद करने लगती है। वो लड़की जो कि किचन में जाना भी पसंद नहीं करती थी, वो ऋषभ की मदद से एक रोज नील के लिए चाय बनाती है। नील जब रानी के हाथों की चाय पीता है तो वो उससे मटन खाने की डिमांड करता है। रानी एक वेजिटेरियन है, लेकिन फिर भी वो नील के लिए मटन मार्केट जाती है और उसके लिए मटन लेकर आती है। जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर ऋषभ के उस पड़ोसन की बात सुनते हैं तो दोबारा उनका पूरा का पूरा शक रानी की तरफ ही जाता है। ऋषभ के पड़ोसन की गवाही के बाद उसके बेस्ट फ्रेंड को गवाही के लिए बुलाया जाता है, और वो जैसे ही रानी को पुलिस स्टेशन में देखता है, वो गुस्से से इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि वो पुलिस वालों के सामने ये कहता है कि उसके दोस्त ने इस औरत को बहुत ही दिल से प्यार किया था, लेकिन इसने उसे जिंदा जला के उसे जान से ही मार डाला। इस बारे में जब रानी से सवाल किया जाता है तो रानी पुलिस वालों को आगे की कहानी सुनाती है। वो उन्हें बताती है कि नील और रानी एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास आ गए थे, और उस रोज रानी ने नील के लिए मटन भी बनाया था, लेकिन इससे पहले कि रानी उसे वो मटन खिलाती, वो वहां से भाग गया था। जैसे ही रानी अपने सास ससुर के मुंह से ये सुनती है कि नील किसी से भी बात किए बिना यहाँ से चला गया है, वैसे ही वो समझ जाती है कि नील ने उसे धोखा दे दिया है। वो कहीं ना कहीं सदमे में चली जाती है, और जैसे ही ऋषभ वहां पर आता है, वो उसे खाना परोसती है। ऋषभ उसके मटन की तारीफ करता है, लेकिन और कुछ कहे बिना रानी उसे सीधा नील के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कि वो नील से प्यार करने लगी थी, लेकिन वो उसे धोखा देकर यहाँ से भाग गया है। ऋषभ रानी की सारी बातें चुपचाप सुनता है और खाना खाना जारी रखता है, लेकिन वो एक बार के लिए भी उससे कुछ नहीं कहता। इस पर पुलिस इंस्पेक्टर रानी से ये सवाल करता है कि क्या उसे ये सब करने का कभी पछतावा नहीं हुआ। रानी उसे मुस्कुराते हुए ये जवाब देती है कि ये सब करने पे उसे कभी भी पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा होने के बाद ही वो असली ऋषभ को पहचान पाई। अगले दिन ऋषभ ऑफिस नहीं जाता, बल्कि ज्वालापुर से सीधा दिल्ली की बस पकड़ता है। वो उस जगह पर जाता है जहाँ नील रहता है, और जैसे ही वो नील को देखता है, वो उस पर स्क्रू ड्राइवर से हमला कर देता है। दोनों के ही बीच में बहुत देर तक झड़प होती है और नील ऋषभ को बहुत बुरी तरह से मारता है। जब शाम को ऋषभ घर वापस आता है और रानी से बात करता है, तो उस पर गुस्से से भड़क पड़ता है। वो उसे कहता है कि वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, और अगर वो कुछ और दिन यहाँ पर रही तो वो उसे जान से मार देगा। ऋषभ के माता पिता किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करने के लिए कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रानी भी अपना सामान पैक करके अपने मायके निकलने लगती है। वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है, गली में खड़े कुछ लड़के उसे बहुत ही बुरी बुरी बातें कहकर उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। वो उसे कहते हैं कि उसके और नील के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो सब लोग जानते हैं। रानी को ऐसे शर्मिंदा होता हुआ देखकर ऋषभ वहां पर आता है और उसका बीच बचाव करता है, लेकिन वो लड़के ऋषभ को भी अकेला नहीं छोड़ते और उसे जलील करना शुरू करते हैं। ऋषभ को ये सब सहता हुआ देखकर रानी ये ठान लेती है कि वो उसे ऐसी हालत में अकेला छोड़कर तो नहीं जाएगी। वो ऑटो रिक्शा में से अपना सामान उतारती है और ऋषभ से कहती है कि वो कहीं नहीं जा रही। ऋषभ के सर पर अब कहीं ना कहीं खून सवार है और वो अलग अलग तरीकों से उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। कभी वो उसे सीढ़ियों से गिरा देता है, तो कभी गैस ऑन करके उसे जला देता है, लेकिन फिर भी रानी हार नहीं मानती और उसी के साथ रहती है। एक रोज ऋषभ जब अपने दोस्त के साथ बैठकर शराब पी रहा था, तो रानी उसके पास आती है। जब उसे खाना खाने के लिए घर के अंदर बुलाती है, तो अपने दोस्त के सामने ही उसे बेइज्जत करना शुरू कर देता है। उसका दोस्त ये सब देखकर शर्मिंदा हो जाता है और वो वहां उन दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है। रानी अब बिल्डिंग की छोर पर खड़ी हो जाती है और वो ऋषभ से कहती है कि अगर वो चाहे तो उसे अभी जान से मार सकता है, लेकिन वो रहेगी हमेशा उसके साथ ही। वो उसे कहती है कि नील के पास जाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन आज वो ये समझती है कि ऋषभ से ज्यादा उसे कोई प्यार कर ही नहीं सकता। ऋषभ उसे बिल्डिंग से नीचे धकेलता है, लेकिन उसका हाथ पकड़ लेता है।
लेकिन जब उसे यह रियलाइज होता है कि रानी शायद सच में उससे प्यार करती है और उसकी माफी चाहती है, तो वो उसे गले से लगा लेता है और दोनों ही रोते रोते एक दूसरे से माफी मांगना शुरू करते हैं। जहाँ एक तरफ रानी एक अच्छी बीवी बनने की पूरी कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसने अपनी सास को भी इम्प्रेस कर लिया है। वो दोनों तो अब इतने ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके हैं कि रानी ना सिर्फ अपनी सास का फेशियल करती है, बल्कि वो दोनों साथ में बैठकर दिनेश पंडित के क्राइम नॉवेल्स भी पढ़ते हैं। लेकिन फिर एक रोज जब रानी और ऋषभ एक रेस्टोरेंट से वापस आ रहे होते हैं, तो उन्हें रास्ते में नील मिलता है। नील की बाइक से ऋषभ की गाड़ी का शीशा टूट जाता है और इसके बदले में रानी गाड़ी से उतरकर नील की बाइक का शीशा भी तोड़ देती है। ऋषभ अब नील की बाइक को चेज करने लगता है और उसकी बाइक को चेज करते करते उनकी गाड़ी रेत में फंस जाती है। जब वो लोग गैराज में अपनी गाड़ी को फिक्स कराते हैं, वहीं पहली बार वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं और साथ ही वहीं पर उनका पहला सेक्स भी होता है। इसके बाद हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब ऋषभ की मौत हुई थी। असल में उस रोज सबसे पहले नील उनके घर आया था और वो रानी से मिला था, लेकिन उसके बाद ऋषभ घर आया और थोड़ी ही देर बाद रानी घर से बाहर आ गई। जब रानी घर के बाहर आई तो उसने पास खड़े हुए बच्चों में से एक लड़की को ये कहा कि ऋषभ भैया को बोलो कि घर का दरवाजा बंद कर लें। लेकिन जब उस लड़की ने पुलिस स्टेशन में गवाही दी थी तो उसने कहा था कि दरवाजा ऋषभ भैया ने नहीं बल्कि नील भैया ने बंद किया था। ऑटो रिक्शा वाले की गवाही के मुताबिक 3:15 बजे से लेकर 4:15 बजे तक रानी मार्केट में ही थी, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं था कि रानी ने ऋषभ का मर्डर किया हो। पुलिस वाले अभी अपनी अटकलें लगा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक वीडियो बरामद होता है। इस वीडियो के अनुसार जब ऋषभ और रानी के घर में ब्लास्ट हुआ था, ठीक उसी वक्त उनके घर के पीछे से बह रही नदी में नील कूदकर भागा था। इस केस के इन्वेस्टिगेशन को चलते हुए बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं, इसीलिए पुलिस वालों पर यह प्रेशर आने लगता है कि वो इस केस को छोड़कर नए केसेस पर ध्यान दें। लेकिन इस केस को हैंडल करने वाला इंस्पेक्टर इस केस से इतना ज्यादा ऑब्सेस हो चुका है कि वो पुलिस कमिश्नर से 2 दिन का वक्त मांगता है ताकि वो लोग रानी का लाई डिटेक्टर टेस्ट कर सकें। उन 2 दिनों में से पहले दिन रानी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उसे वो वीडियो दिखाई जाती है। पुलिस वाले अब हर मुमकिन कोशिश करते हैं ताकि वो रानी से कुछ उगलवा सके, लेकिन जब रानी उन्हें कुछ भी नहीं बताती तो वो रानी को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारते हैं। अगली रोज जब रानी को लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए बुलाया जाता है तो वो लाई डिटेक्टर टेस्ट से पहले वॉशरूम जाने की डिमांड करती है। वो वॉशरूम जाकर अपने जूतों में एक कील गाड़ लेती है और उसी कील के सहारे अपने पैर को बार बार हर्ट करती है। असल में वो ऐसा इसलिए करती है ताकि जब भी उसे सवाल किया जाए तो उसके रिजल्ट्स बिल्कुल सेम आए। यानी कि जब एक इंसान दर्द में होता है तो चाहे वो सच बोले या झूठ, लाई डिटेक्टर टेस्ट का रिजल्ट बिल्कुल सेम ही आएगा। लेकिन फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट लेने वाला डॉक्टर रानी को लड़खड़ाते हुए चलते हुए देखता है। जब रानी के जूते उतरवाए जाते हैं तो उसे ये समझ आ जाता है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट आखिर खराब क्यों हो रहा था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि रानी उस टेस्ट को भी पास कर लेती है। भले ही उस पुलिस इंस्पेक्टर का शक रानी से खत्म ना हुआ हो, लेकिन फिर भी उसे रानी को जाने देना पड़ता है। जहां कुछ पुलिस वाले रानी को जाता हुआ देखकर गुस्सा करते हैं, तो वहीं कुछ पुलिस वाले रानी को जाता हुआ देखकर खुश भी होते हैं। लेकिन रानी के चेहरों पर कुछ ऐसे मिस्टीरियस एक्सप्रेशंस थे जिनको देखकर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। और इसके बाद ना कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस खुलने वाला है और मुझे 100% भरोसा है कि किसी ने भी ये सस्पेंस गेस नहीं किया होगा। इनफैक्ट जब मैं और बानी दीदू ये मूवी देख रहे थे तो हम एकदम अपने नेल्स बाइट कर रहे थे कि अब क्या होने वाला है। ओके, तो इसके बाद हमें कहानी में 5 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। कहानी उसी पुलिस ऑफिसर से शुरू होती है जिसने कि वो केस हैंडल किया था। उसका इस पुलिस स्टेशन से ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये कसक है कि वो केस अधूरा रह गया। जब वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट कर रहा था और रेलवे स्टेशन पर था, तभी उसे वहां पर दिनेश पंडित का एक नॉवल दिखाई देता है। तो हमारे पुलिस इंस्पेक्टर साहब जैसे ही ट्रेन में जाते हैं, वो ये कसौली का कहर नाम का नॉवल पढ़ना शुरू कर देते हैं और इसके बाद हमें कहानी का ट्विस्ट दिखाया जाता है। असल में उस रोज नील जब रानी से मिलने आया तो उसे इस बात की धमकी देने लगा कि उसके पास उसकी कुछ पिक्स और उसकी कुछ वीडियोस हैं और अगर ऋषभ ने उसे परेशान करना बंद नहीं किया तो वो रानी की सारी फोटोज और वीडियोस को वायरल कर देगा। अब ऋषभ को ये सुनकर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो नील को पीटना शुरू कर देता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा मारामारी होती है जिसमें कि नील ऋषभ को ओवरपावर कर देता है। नील ऋषभ को जान से मारने ही वाला है कि तभी रानी फ्रिज में से एक बड़ा मटन का टुकड़ा लेकर आती है और उससे नील के सर पर जोर से वार करती है।
अब ये वार इतना ज़्यादा ज़ोर से हो जाता है कि नील के सर से खून निकलने लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। नील को मरा हुआ देखकर रानी इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि वो ऋषभ से कहती है कि उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए। लेकिन भैया ऋषभ ने पढ़ा है कसौली का कहर और उसे लगता है कि इस क्राइम को कवर करने का तरीका उनके पास है। तो सबसे पहले वो रानी को शांत करता है और खुद कुछ पेन किलर्स खा लेता है। तो उसके बाद का प्लान कुछ ऐसा है कि उसके बाद कहीं ना कहीं हम सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऋषभ एक बड़ा सा चाकू लेकर नील का हाथ काट देता है और उसके बाद कहीं ना कहीं आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है। जी हाँ, अब ऋषभ उसी चाकू के साथ अपना वो टैटू वाला हाथ काट देता है ताकि वो नील की मौत को अपनी मौत साबित कर सके। रानी अब सारा का सारा खून साफ करती है और जिस मटन के टुकड़े से उसने नील की जान ली थी वो उस मटन के टुकड़े को लेकर मार्केट के लिए निकल जाती है। और जब वो बच्ची दरवाजा बंद करने गई तो ऋषभ नील के कपड़ों में था, जिससे पुलिस वालों को ये यकीन हो गया था कि नील जिंदा था। रानी अब एक रिक्शा लेती है और उसी रिक्शा के साथ पूरी मार्केट घूमती है। वो सबसे पहले एक मटन शॉप जाती है और वहां से मटन खरीदती है और उसके बाद वो एक दूसरी शॉप जाती है जहां वो उस मटन के साथ साथ उस मर्डर वेपन वाले मटन को भी कटवाती है। जब वो घर वापस आती है तो बड़ी ही चालाकी के साथ वो मर्डर वेपन वाले मटन के टुकड़ों को कुत्तों को खिला देती है, जिससे होता ये है कि मर्डर वेपन का कहीं भी नामो निशान नहीं रहता। तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ, जो कि नील के कपड़ों में था, वो कसौली का कहर नाम की किताब को एक हीटर के ऊपर जलने के लिए रख देता है और क्योंकि गैस सिलेंडर ऑन था तो आग लगने के सीधा बाद ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद कि ऋषभ पानी में कूद जाता है। कसौली का कहर किताब के अनुसार ऋषभ का खून इतना ज्यादा बह जाता है कि वो वहीं डूब कर मर जाता है। पुलिस वाला ये नॉवल पढ़कर बहुत ज्यादा हंसता है और कहता है कि पागलपन की हद से ना गुजरे तो वो प्यार कैसा, क्योंकि होश में तो बस रिश्ते निभाए जाते हैं। एंड तक हमें भी यही लगता रहता है कि ऋषभ की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर कहानी के आखिर में रानी और ऋषभ को एक साथ एक ट्रेन स्टेशन पर दिखाया जाता है। इस कहानी के बारे में जो मुझे सबसे ज्यादा अमेजिंग बात लगी वो इस कहानी के फोल्ड्स थे, यानी कि परत दर परत आपका सस्पेंस एकदम बढ़ता जाएगा और कहीं ना कहीं आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि अब क्या। क्योंकि शुरुआत में जब मैंने कहानी देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि ऋषभ ने ही नील को प्लॉट किया है, लेकिन उसके बाद कहानी में कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि शायद रानी ये सब कर रही है। तो हमारी तरफ से ये कहानी एकदम मस्ट वॉच है। सो थैंक यू सो वेरी मच। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या लगा कि इस कहानी का सस्पेंस होने क्या वाला है। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड स्टे ट्यून्ड।